हेलो, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे एच पी एस मेन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सो जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑलरेडी हमारी ये सीरीज कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे हमने पास्ट 10 ईयर्स के आपके एच पी ए एस मेन्स के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर अतुल्या प्रोग्राम, जो एच ए एस मेन्स को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। आज के सेशन में इकोनॉमी, जो आपका GS3 का पार्ट है, उस पे जो भी सवाल बने हैं हमारे, उनको हम देखेंगे कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू गो अबाउट डीलिंग अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, कैसा स्कोप है उसका। क्योंकि लास्ट ईयर ही पैटर्न रिवाइज किया गया था HPPSC के द्वारा, है ना। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पैटर्न चेंज किया था। पहले आपसे 4 मार्कर्स भी पूछे जाते थे, 4 नंबर वाले सवाल, उनको डिसकंटिन्यू करके कमीशन ने सिर्फ 8 एंड 12 मार्कर्स को अब रखा हुआ है। तो अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जैसा कि आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व अगर किया है थोड़ा बहुत, तो यू मस्ट हैव आल्सो सीन के पहले डायरेक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते थे, एंड अब जो हैं वो थोड़े एनालिटिकल एंड मल्टी पार्ट क्वेश्चंस बन गए हैं, कि उसमें एक सीधा पार्ट नहीं है जो पहले 4 मार्कर में रिलेटिवली होता था। नाउ इट हैज़ मल्टीपल पार्ट्स, 2 3 पार्ट्स तक भी, 3 पार्ट्स तक भी क्वेश्चन जो है वो रिक्वायर करता है आंसर करने के लिए, एंड एनालिटिकली जो है थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी या एनालिटिकली थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर के साल से अगर हम पैटर्न देखते हैं तो। राइट। सो दिस इज फॉर 2016 टू 2024। आज कोशिश करेंगे हम रफली 3 से 4 साल के क्वेश्चन आज डिस्कस करें, क्योंकि इकोनॉमी में आपका थोड़ा कंपोनेंट बल्कि है, सो आई ट्राई एंड मेंटेन द पेस अकॉर्डिंगली। ठीक है। Okay, so now first referring to the syllabus part, if we take a look at your GS paper 3, so you have got जो एक तो जनरल इकोनॉमी है जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, दूसरा आपका है जो हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक इकोनॉमी का पार्ट है। सो फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी में कैसे मेंशन कर रखा है पार्ट, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं? हाँ जी, मॉनेटरी पॉलिसी से पूछे गए हैं। फॉरेन ट्रेड के ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछा गया है, प्लानिंग से रिलेटेड पूछा गया है। इवन आपका मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ इफ वी टेक अ लुक एट द फिस्कल पार्ट ऑफ इट, द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इस पे भी सवाल पूछा गया। देन एनर्जी सेक्टर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे इनके एरियाज पे पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑल्सो रेफरिंग टू सम ऑफ योर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी, HPG के वाला जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, वो वाले सवाल भी हम यहाँ पे आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अप्रोच का डिस्कशन साथ साथ ही रहेगा एज द क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड। ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद योर 2024 मेंस क्वेश्चंस फॉर योर इकोनॉमी पार्ट। तो इसमें देखिए जहाँ पे क्या बोल रहा है कमीशन, इसके अंदर जो एक पहला सवाल हमारा बस हमारे से पूछा गया इसमें, हाउ हैज़ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर अडॉप्टेड to increasing adoption of digital banking and fintech financial technological innovations। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है सवाल। अच्छा, सवाल तो जो बोल रहा है उसके साथ साथ आपको एक बात और देखनी पड़ेगी कि पहले सवाल जो है वो किस तरीके से जो है, एक तो डायनामिक यानी कि करंट ओरिएंटेड चीज़ों को भी साथ में लिंक कर रहा है, यस और नो। क्योंकि देखो इसमें इट इज़ आस्किंग यू कि जो अभी इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक इनोवेशंस, तो इसके ऊपर द क्वेश्चंस वांट यू टू टेक अ लुक एट दैट। तो देखो इसको अप्रोच जो है सवाल को उस हिसाब से करना पड़ेगा कि एक तो हमारे यहाँ पे जो की वर्ड्स बनते हैं कि आपका डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक इनोवेशंस, एंड उसमें कैसे हमने उसके लिए अडाप्ट किया है, यानी कि जो उसके चैलेंजेस हैं, जो उससे पोज होते हुए रिस्क्स हैं, कैसे हम उसको मिटिगेट कर रहे हैं। सो आपको अलग अलग इसमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन इसके अंदर, जिसमें हम बॉडी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स में ब्रेक होगा। ठीक है, बट स्टार्टिंग में आप डिजिटल जो हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल या फिनटेक स्पेस के अंदर, उसको आप रेफर कर सकते हो। सो यहाँ पे इट हैज़ सीन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, जिसके अंदर मेजरली थ्रस्ट जो है वो रहा है फ्रॉम एवोल्यूशन और इन एवोल्यूशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग टूवर्ड्स अ डायनामिक डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम। एंड इसमें हमने टेक को इंटीग्रेट किया है विद फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनाइज हुआ है कैसे जो है हमारे यहाँ पे लोग एक्सेस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एंड मैनेज करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने मनी को। So that can be part of your introduction to this question. Then further moving to what can be the further body part if of this particular क्वेश्चन। तो आप अलग अलग देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है कि इंक्रीजिंग
adoption to digital banking and fintech innovations. So you'll have to go with these keywords कि क्या क्या इनोवेट करके हम लोग लेके आए हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नए तरीके के जो भी एप्लीकेशंस, जो भी तरीके जिसके थ्रू हम अब इंटरैक्ट करते हैं या ट्रांजैक्ट करते हैं. So that can be mobile wallets, जिसमें you can have companies like GPay, Paytm, PhonePe and instrumental role किसके द्वारा पे किया गया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ UPI ट्रांजैक्शंस जो है वो हैज़ क्रॉस्ड ओवर 70 बिलियन इन 2022-23. ये उसके हिसाब से हमने जिस साल में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जहाँ एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है. देन यू हैव हैड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, कि एक तो हमने बोल दिया कि ये ट्रांजैक्शन के लिए, दूसरा हम बोल रहे हैं लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, है ना. अब इसमें तो अगर ये आज मान लो इस साल 25 में 2025 में ये सवाल पूछा जाता तो हमें इसमें बोलना पड़ता हम न्यू जैम ट्रिनिटी, या जिसको हम न्यू ट्रिनिटी बोल रहे हैं आज की डेट में, कि जैम है, यूपीआई है एंड यूएलआई है. जैम उसका एक पार्ट है, देन यू हैव यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यू हैव यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ये वाला. ठीक है, जो यूपीआई वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बिल्ट है, उसके ऊपर ही डिजाइंड है. ठीक है, तो ये वाले एग्जांपल्स लिख सकते हैं. देन फर्दर फिनटेक इकोसिस्टम में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम के अंदर, कमिंग टू दिस वन, कि ये थ्राइव कर रहा है. न्यूमरस स्टार्टअप्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, प्लस नीति ने रिकॉग्नाइज किया ओवर 1600 फिनटेक स्टार्टअप्स को, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया इन्होंने, इंक्लूडिंग पेमेंट्स, lending, insurance, wealth management, etc. Right. So this has also further fostered collaboration and how we have adapted to increasing penetration. Then coming to the रूरल एंड अर्बन कनेक्टिविटी पार्ट, कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है. एक समय था जब ये कहा जाता था शायद कि भाई अच्छा रूरल इंडिया के लोग भी क्या इसको यूज़ करेंगे, क्या कोई फड़ी वाला या ठेले वाला जो है वो भी यूज़ कर पाएगा इसको. तो इट वाज इट वाज एट अ टाइम इट वाज सेड डेरोगेटरली बोला जाता था कि अच्छा ये फड़ी वाला भी क्या कभी यूज़ करेगा क्या. तो एग्जैक्टली दैट हैज़ पेनिट्रेटेड अक्रॉस. क्यों? एक तो स्मार्टफोन्स और साथ में अफोर्डेबल एक्सेस टू इंटरनेट, मोबाइल डेटा, है ना. विद द रोल आउट ऑफ तब 4G, अब हम 5G को भी लिख सकते हैं इसके अंदर. राइट, हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड दिस, एंड इसमें आप TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा भी कोट कर सकते थे. देन फर्दर इन द इंश्योरेंस सेक्टर, डिजिटल इंश्योरेंस के थिंग्स लाइक पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स एंड साथ में IRDAI का रिपोर्ट के सिग्निफिकेंट जो है इंक्रीज हुआ है, कि अब आप शायद यू डोंट विजिट द इंश्योरेंस कंपनीज ऑफिस, है ना. आप पॉलिसी बाजार या आप उसके ऊपर ही क्या करते हो, यू जस्ट लुक एट द कंपैरिजन के पॉलिसी में कहाँ पे आपको कौन सा बेटर ऑफर कर रहा है, कौन कौन से कवरेज ज़्यादा आपको बेटर दे रहा है और कम प्रीमियम पे या कम प्राइस पे चार्ज कर रहा है, एंड यू पिक इट अकॉर्डिंगली, है ना. तो दैट इज अनदर अडेप्टेशन. ठीक है, फिर इसमें कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स है. ऑनलाइन ब्रोकरेजेस, रोबो एडवाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नो योर कस्टमर का डिजिटाइज किया जाना, KYC डिजिटाइजेशन, जहाँ पे अब हम बोल रहे हैं कि दिस इज मोर ऑफ व्हाट वी कॉल ब्रांचलेस बैंक्स या ब्रांचलेस बैंकिंग, है ना. तो उसमें eKYC आ गया, आधार ऑथेंटिकेशंस आ गया, और UIDAI का डेटा जो बोलता है कि मोर देन 1.3 बिलियन नंबर्स हैव बीन इशूड, है ना, फैसिलिटेटिंग अ स्विफ्ट KYC प्रोसेस, कि यू डोंट नीड टू विजिट अ ब्रांच फॉर सच बेसिक्स ऑल्सो. राइट, देन ओपन बैंकिंग ओवरऑल, एंड लास्टली साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी, कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उस वक्त के हिसाब से आज की डेट में अगर लिखना होगा तो हम बोलेंगे दिस इज एन एक्ट. राइट, देन साइबर स्वच्छता केंद्र, है ना, एंड साथ में हमारा बैकएंड पे सर्ट भी काम कर रहा है, अगर इफ इन केस देयर इज एन इमरजेंसी सर्ट. वो तो चलो थोड़ा फार फेस्ट बात भी हो गई, बट ये वाले सारे पॉइंट जो हैं जस्टिफाई करते हैं कि हाउ दिस ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर हैज अडेप्टेड टू इंक्रीजिंग adoption to digital banking. राइट, चलिए. सो लास्टली कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो अच्छे रहे हैं, बट रोबस्ट फाउंडेशन क्रिएट हुआ है. हालांकि इसका सक्सेस जो है वो सर्व करता है एज अ मॉडल फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, बट स्टिल यू नीड टू बी ऑन योर टोज. कंटिन्यूस रेगुलेटरी एवोल्यूशंस रिक्वायर्ड रहेंगे, पॉलिसी सपोर्ट्स रिक्वायर्ड रहेंगे,
एंड एफिशिएंट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इंडियंस तक सभी तक पहुंचाने के लिए यू हैव टू बी ऑन अ प्रोएक्टिव साइड, ठीक है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस देखो वो इवॉल्व होते रहेंगे जैसे जैसे हम फर्दर डिजिटाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज द अडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी सच एज ऑटोमेशन एआई ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। So it can be a basic start. Key adoption including this is profoundly transforming Indian manufacturing, enhancing efficiency, productivity, and global competitiveness, marking a new era for the sector. So इसमें आप बता सकते हैं कि जो IR 4.0 टेक्नोलॉजीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ कहाँ पे सपोर्टिव हैं, अलग अलग डेटा पॉइंट्स और एग्जांपल्स को कोट करके, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द बॉडी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। ओके, सो दैट इज एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के तरफ से हम कोट कर सकते हैं अडॉप्शन ऑफ रोबोटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी बाय 20 to 30% जो पॉसिबिलिटी दिखती है ना, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। देन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM कि 10 to 15% इंक्रीज इन मशीन अवेलेबिलिटी, है ना, जैसे L&T ऑलरेडी जो है इसको लेवरेज कर रहा है, लार्सन एंड टूब्रो, वेरी बिग चेन फॉर योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा फेयर, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो पाएगा इफ इट इज़ एनालाइज्ड और इफ इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। देन फर्दर कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी में आपको हेल्प करता है, अडॉप्ट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, जैसे फॉर एग्जांपल हीरो मोटर का आपको दे सकते हो कि मास कस्टमाइजेशन ऑफ मोटरसाइकिल्स केटरिंग टू डिफरेंट प्रेफरेंसेस बाय द कंज्यूमर्स। आप जो है फीडबैक मैकेनिज्म्स भी रन कर सकते हो, आप उनके प्रेफरेंसेस को स्टडी कर सकते हो एंड फर्दर यू कैन स्ट्रेटेजाइज कि आपको कैसे जो है और R&D करना है उसके अंदर। देन स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, NSDC जो एक्टिवली प्रमोट करता है स्किलिंग इनिशिएटिव्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, फॉर इंस्टेंस स्किल इंडिया मिशन टू अपस्किल वर्कर्स फॉर IR 4.0 एंड जहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर जॉब्स या मेकिंग देम फ्यूचर रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। फर्दर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स जैसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का हम कोट कर सकते हैं, हाईलाइटिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो रिड्यूस करेगा वेस्ट को, एंड आप बोल सकते हो कि इसमें प्रमोट करेगा सर्कुलरिटी को या सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर, है ना। सो दैट विल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट, रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। लास्टली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सो वी कैन हैव मेक इन इंडिया, वी कैन कोट डिजिटल इंडिया, ये वाले सारे इनिशिएटिव्स को हम कोट कर सकते हैं, विच इज एमिंग टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना। सो दैट विल बी द एंटायर बॉडी पार्ट कि कैसे हमने इसकी तरफ अडॉप्ट किया है एंड मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट्स कंक्लूडेड। सो दीज एग्जांपल्स एंड डेटा अंडरस्कोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट, impact of IR 4.0 on our manufacturing and combination of government support, innovative practices, emerging technology जो है क्या बोल सकते हैं कि is enabling this sector to enhance its productivity, customization and sustainability, ठीक है। तो ये सारा हमने देखो, इसमें क्वेश्चन में यही था, इसका एक मेजर चैलेंज जो था कि आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स जो हैं वो आपको चाहिए थे कोट करने के लिए। So that required that you have had good knowledge of what has happened across the manufacturing sector, कैसे adaptations किए गए हैं। All right, next is HP specific. What steps is the HP government taking to attract investment in the industrial sector? अब देखो ये यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर रिपीटेडली सवाल जो हैं वो, चाहे हम जनरल इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, या HP स्पेसिफिक भी बात करें, तो दिस सेक्टर हैज़ बीन, यू कैन से, कैचिंग मोर अटेंशन फ्रॉम द कमीशन। तो इसमें आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक बता सकते हो कि HP टेरेन जो है उतना हॉस्पिटेबल नहीं है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, बड़े उद्योग लगाने के लिए। तो आपके पास ज़्यादा जो बोल सकते हैं सूटेबल है, ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट भी करता है, दैट इज़ योर माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड थोड़े बहुत मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम वाला MSMEs, है ना। And we are trying to, as a state, we are trying to position ourselves for attractive as an attractive destination to industrial investment, क्योंकि हमें देखो सिंपल सी बात है कि we need the secondary sector to grow in order to promote its GVA also, उसका GVA and उसके अंदर जो employment opportunities हैं,
ठीक है, so that is how you can just begin this. So goal is to leverage natural resources, locations, workforce, tourism potential while addressing hurdles like power cost, land and regulatory bottlenecks. चलिए, so coming to the body part, that was your introduction part. सो इट इज़ बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर क्रूशल है बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को एंड जनरेट करने के लिए जॉब्स, जो ऊपर बात करके आए हैं. एंड एचपी ने क्या सेलेक्ट किया है, कुछ प्रियोरिटी सेक्टर्स, है ना. क्या करने के लिए, मेजर गोल, एस्टैब्लिश एज एन इन्वेस्टर इन एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड प्रोवाइड सिंपल प्रोसेसेस, कन्वीनियंस ऑफ ईओडीबी या डूइंग बिजनेस एंड अट्रैक्टिव पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स. तो ये सेक्टर्स कौन कौन से हैं, इनको आप यहाँ पे लिख सकते हो. सो एग्री बिजनेस है, फूड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क ऊना, प्रपोज बायोटेक पार्क अद्दूवाल, है ना. ये सारे एग्जांपल्स इसके अंदर डाल सकते हैं. फर्दर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन. तो ये सारे मेजरली देखो क्या करना है, इसमें हमें हैप्पीजैड नहीं लिखना है, एक फोकस्ड अप्रोच के साथ लिखना है. ठीक है, तो उसमें एंड अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स कि ये इसने सवाल ने पूछा ही ये था बेसिकली आपसे कि व्हाट steps have been taken by this HP government for attracting investment, राइट. तो उसके तर्ज पे हमने ये सारे अलग अलग इसमें 3 मेजर पॉइंट्स हमारे बनते हैं. एग्री फूड बिजनेस ये वाला, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल वाला जिसमें ऑलरेडी वी आर यू कैन से द मेडिसिन हब, है ना. एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन. तो इसमें आपका ये आ जाएगा हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशंस, हेली टैक्सी सर्विसेज, स्की रिजॉर्ट, इंटरनेशनल लेवल होटल मैनेजमेंट, दीज कन्वेंशन सेंटर, धर्मशाला, मैक्लोडगंज वाला, है ना. तो ये सारे अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश किए गए हैं. चलिए, सो लेट्स देन फर्दर मूव टू कंक्लूजन पार्ट. सो एचपी इज अडॉप्टिंग अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी. क्या करने के लिए, टू अट्रैक्ट इंडस्ट्री थ्रू डिफरेंट यू कैन से बेनिफिट्स, जिसमें आप फिजिकल इंसेंटिव्स देख सकते हैं, सब्सिडाइज पावर, इजियर लैंड एक्सेस, फोकस ऑन ट्राइबल अंडर डेवलपिंग रीजन्स एंड नीश सेक्टर्स. हाउएवर की चैलेंजेस स्टिल कंटिन्यू, जिन पे थोड़ा ध्यान जरूरी है देना. पॉलिसी एग्जीक्यूशन, इंफ्रा given the topography, power reliability, regulatory simplification. तो successful policy amendments, improved investor facilitation can enhance our competitiveness, especially in all of these industries. So that is how you could have addressed this particular question. ठीक है जी, चलो. सो हो गया, बॉडी पार्ट भी एड्रेस कर दिया हमने मल्टीपल एग्जांपल्स को कोट करके, एंड इसकी रेलेवेंस भी सारी बता दी साथ में. So that sufficiently addresses the need of the question. नेक्स्ट मूविंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है, चौथा सवाल पिछले मेंस का आपका. व्हाट आर द की एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड हाउ आर ट्रेड पॉलिसीज शेपिंग दीज एक्सपोर्ट्स. अब देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द की एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट्स सिर्फ नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलरली फॉर दीज प्रोडक्ट्स, एंड कैसे ट्रेड पॉलिसी जो हैं वो शेप कर रही हैं इन एक्सपोर्ट्स को. तो थोड़ा सा आपको इसमें कंटेम्प्रेरी क्या चल क्या रहा है, दिस इज डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि ये डायनामिक सवाल है, ये करंट बेस्ड सवाल है. सो यू नीड टू हैव नॉलेज. ठीक है, सो हमारा एग्री एक्सपोर्ट बास्केट को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन बिल्ड एन इंट्रोडक्शन जो डाइवर्सिफाइड है, जिसमें आप देख सकते हो राइस, मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, मीट, कॉफ़ी, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, मील्स, ये सारे कंप्राइज करते हैं. एंड की मार्केट जो है मिडल ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट एशिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. ठीक है, सो दैट कैन बी योर इंट्रोडक्शन. अगर आपके पास और कोई डेटा है तो आप उस डेटा को यूज करके भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट या बिल्ड कर सकते हो. ठीक है, नो इश्यूज विद दैट ऑल्सो. चलिए, कमिंग टू द मेन बॉडी पार्ट, स्ट्रेट अवे जंपिंग टू व्हाट आर द फर्स्ट पार्ट क्या था, की एक्सपोर्ट, व्हाट आर द की एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड हाउ आर दी शेप्ड बाय द पॉलिसीज. तो पहले एड्रेस करेंगे ये मार्केट्स वाला पार्ट, जो क्योंकि 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं बाय मेजर प्रोडक्ट ग्रुप्स अगर एनालाइज किया जाए तो बासमती राइस के लिए बोला जा सकता है सऊदी, इराक, ईरान, यूएई, येमन, है ना, जिसमें हमारे पास FY 24-25 का डेटा शो करता है सऊदी एज अ टॉप बायर ऑफ बाय वैल्यू एंड बाय वॉल्यूम. राइट, देन फर्दर नॉन बासमती, मिक्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, जिसमें बांग्लादेश, बेनाइन, नेपाल एटसेट्रा. रीसेंट पॉलिसी चेंजेस मूव टू बैन
ड्यू टू टूल्स वो अलग है, चलो ठीक है, वो एक टैरिफ वाला एंगल अभी नहीं इसमें ऐड करते क्योंकि पिछले साल तक, पिछले मेंस तक ये कुछ नहीं था। देन मरीन प्रोडक्ट, सी फूड, यूएस एंड चाइना, बफलो, मलेशिया, वियतनाम, इजिप्ट, इराक, यूएई, स्पाइसेस अगेन यूएस, चाइना, वियतनाम, यूएई, यूरोपियन यूनियन, ऑफन इसमें रीप्रोसेसिंग भी है। फिर आपका पूरा अपेडा का बास्केट ओवरऑल जो है, जिसमें सऊदी, यूएई, वियतनाम, यूएसए, इराक आता है, ठीक है, ये सारा जो हमने डेटा डाला है पिछले वाला, राइट, उस कंटेक्स्ट में। देन फर्दर ये तो देखो हो जाएगा फर्स्ट कि इसमें क्या है, व्हाट आर द की एक्सपोर्ट मार्केट्स। सेकंड वाला था ट्रेड पॉलिसीज कैसे शेप कर रही हैं, तो इसमें देखो अलग अलग आपके पास इस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉलिसीज हैं, जैसे एक्सपोर्ट मैनेजमेंट फॉर प्राइस या फूड सिक्योरिटी, है ना, सो वी शिफ्टेड फ्रॉम आउटराइट बैंड्स टू कैलिब्रेटेड अप्रोच इन 2024, है ना। सेकंड, जैसे इसमें शुगर का एग्जांपल, राइस का एग्जांपल, वीट और अन्य का एग्जांपल दे सकते हो, पर्टिकुलरली जैसे ये किस बैकड्रॉप में हुआ था, व्हेन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस और द कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट, राइट। देन बायलैटरली हमने एंगेज किया कंट्रीज के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्शिप एग्रीमेंट साइन किए हैं। सो यूएई, इंडिया एंड आज की डेट में अगर देखा है तो अभी तो फिलहाल हमने यूके के साथ भी कर लिया है, यूरोपियन यूनियन जो है दैट इज ऑलमोस्ट ऑन द कार्ड्स, राइट। प्लस यूएई और ऑस्ट्रेलिया का तो आप कोट कर ही सकते हो। सो दैट इज अनदर पॉलिसी जिसमें हम बोल रहे हैं वी हैव ओपन्ड निशेस, इंप्रूव्ड एक्सेस, फेज्ड टैरिफ ईज ऑन सेलेक्ट लाइंस, streamlined further customs and further cut the tariffs। तो ये आपका हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। देन क्वालिटी में और टाइटनिंग एंड ब्रांड एश्योरेंस, क्योंकि इसमें अगर आप एक्सपोर्ट्स में देखते हैं तो एक मेजर इशू जो रहा है वो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, राइट। सो जैसे स्पाइसेस का इशू आया था, इथिलीन ऑक्साइड का, सो हाइटेंड सिक्योरिटी ट्रिगर्ड दिस बोर्ड्स कंप्रिहेंसिव प्रिवेंशन गाइडलाइंस, है ना। देन मरीन प्रोडक्ट्स, इसमें एम्पेडा ने मार्केट डिवर्सिफिकेशन स्टैंडर्ड पुश किए विद यूएस चाइना रिमेनिंग एंकर्स, क्योंकि ये चीज़, ये लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही क्रिटिकल होते हैं एंड दे यू नो जस्ट रिजेक्ट द एंटायर लॉट। जैसे आपने देखा होगा कि ये अभी जब ट्रम्प भाई साहब बने थे पोटस सेकेंड टर्म, तो ये मैंगोज के साथ जो है एक इशू इन्होंने क्रिएट किया था। देन फर्दर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटेशन, सो रॉडटेप स्कीम, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्लस योर क्लस्टर अप्रोच, है ना। एंड इसमें वाई नॉट, वाई टू फॉरगेट कि एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए जो हमारा नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर आपके पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो भी अलाइन करता है, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्टिवली एड्रेस हो जाएगा जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है जी। चलिए, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। सो दीज डेमोन्स्ट्रेट कैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय की मार्केट्स एंड सपोर्टिव ट्रेड पॉलिसीज। थ्रू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड टारगेटेड एग्रीमेंट्स वी कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन आवर पोजीशन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर मान लो अभी आज के डेट में इससे कुछ मिलता जुलता सवाल पूछा जाए तो आपके पास जो पॉलिसीज ये हैं, इसके अलावा जो और कंटेम्प्रेरी अगर कोई पॉलिसी है, ठीक है, कोई और अगर डेटा आपके पास है, क्योंकि ये डेटा जो है दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, एक्सपोर्ट वाला, है ना। तो आपके पास पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एनालिसिस जो एफटीपीए सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उस पर आप और ये डेटा फेच कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड यू अ डेटा शीट, आपके पोर्टल पे अपलोड हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट रोल डू द गवर्नमेंट स्कीम do government scheme and policies play in economic development of rural areas in हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे ये वापस इंडियन इकोनॉमी से आ गए हैं हम, स्पेसिफिकली टू द इकोनॉमी ऑफ एचपी, ठीक है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी आप उस क्वेश्चन को इफेक्टिवली बॉडी पार्ट में एड्रेस कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन में आप रूरल डेवलपमेंट को एंकर बना के स्टार्ट कर सकते हैं, टू इम्प्रूव रूरल इंफ्रा, लाइवलीहुड्स, क्लीनलीनेस, वाटर, ease of living for people in rural areas. So this transformation is brought about by various schemes which can include, moving to the body part, so आप डे NRLM को कोट कर सकते हैं, फार्म लाइवलीहुड एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड एक्टिविटीज पर्टिकुलरली फॉर द रूरल एरियाज। देन ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा का डेटा डाल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नियरली 6 लाख पीपल इन द स्टेट। फिर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसमें आप जैम ट्रिनिटी की बात कर सकते हैं, जिसमें PMJDY अकाउंट्स हैं,
जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बेहतर करने की कोशिश की है, खासकर से रूरल एरियाज तक, है ना, और उनकी वल्नरेबिलिटीज से कम करने का प्रयास किया गया है। फर्दर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एग्जांपल दिया जा सकता है, टूरिज्म एंड इको बेस्ड लाइवलीहुड्स, एचपी टूरिज्म पॉलिसी 2019, इसको कोट कर सकते हो। Then you can come to horticulture, very important, MIDH, Integrated Development of Horticulture, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, ये आपकी लोकल स्कीम्स भी यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बस यही एक था कि आपको अलग अलग स्कीम्स जो हैं, स्कीम्स एंड पॉलिसीज जो हैं, ये पता होनी चाहिए थी कि ये बता पाएं कि आप ये क्या क्या अलग अलग तरीके का रोल प्ले यहाँ पे कर रही हैं, राइट। चलिए, सो दे एक्ट एज engine for rural transformation in HP, providing infra, diversification opportunities and social security and new livelihoods in a geographically challenging state. This is very crucial here कि unlike other parts of the country, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। However, effective implementation, market linkages and skill upgradation जो हैं, they are still needed to maximize these और their outcomes. तो जिसके लिए sustained policy focus can make Himachal not just self-reliant but also a hub for horticulture, tourism and green industries. So that is one way you can try to conclude this question. ठीक है, so that is with respect to ये आपके 2024 के मेन सवाल थे। अब चलते हैं, let's move to 2023 questions. So यहाँ पे देखो, this was your previous pattern, लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल सारे ही डिस्कस करेंगे हम। रीज़न बीइंग के एक तो आपका नॉलेज रिवीजन हो जाएगा, नॉलेज आपका वापस एक बार जो है रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि जो 4 मार्कर्स हैं वैसे वाले सवाल अब तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जैसे ये 4 मार्कर्स हैं, तो 4 मार्कर जैसा सवाल तो अब नहीं पूछा जाएगा कमीशन के द्वारा। वो बहुत ही रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता था। मतलब आई यूज टू से कि यार ये तो दिस इज बेसिकली इनजस्टिस विद दोज हु आर मोर ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट, कि ये प्लेटर पे मार्क्स दे रहा है और इसके लिए इसमें सबके लिए मार्क्स फेच करना रिलेटिवली बहुत ईजी है। ठीक है, बट हाँ चलो ठीक है, ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी वन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो आज का 8 मार्कर है। ठीक है, दिस दिस ये किस तरीके से एक पार्ट बन सकता है। चलो, सो स्टार्टिंग विद, अच्छा एक दूसरी बात क्या है कि 4 मार्कर्स में यूजुअली हम क्या करते थे, इंट्रोडक्शन बिल्कुल बहुत ही छोटा रखते थे, मतलब एक लाइन का, बस 1-1.5 लाइन का इंट्रोडक्शन एंड दैट इज इट, क्योंकि स्कोप ही नहीं होता था। आपके पास 4 मार्कर में 60 वर्ड्स होते थे, तो कोई स्कोप ज्यादा होता ही नहीं था। ठीक है, जो अब नाउ इट इज फाइन। अब देखो, अब वाले पैटर्न में प्लीज बी वेरी श्योर, अब वाला जो पैटर्न है 8 मार्कर 8 मार्कर्स एंड 12 मार्कर, उसमें द स्ट्रक्चर हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। आप स्ट्रक्चर जो है उसको प्रॉपरली एड्रेस, स्ट्रक्चर वाले बात को ध्यान रख के आप करेंगे काम पूरा प्रॉपरली, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, दैट हैज टू बी फॉलोड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इस साल में क्या पूछा था, एक्सप्लेन 2 मॉनेटरी मेजर्स टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं, आप इन्फ्लेशन से इंट्रोड्यूस कर सकते थे, फिर इंटरेस्ट रेट हाइक्स, एंड क्योंकि सिर्फ इसने 2 ही पूछे हैं तो हम स्पेसिफिकली 2 ही बता रहे हैं कि एक तो आप यू कैन प्ले विद रेपो रेट, दूसरा आप यूज कर सकते हो G-Secs को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, एंड आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOs कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, so that is how you can address this question. So supply side, demand side and all that part, right? So implementing would ensure or requires the central bank कि क्या मैनेज कर सकता है इन्फ्लेशन, फॉस्टर कर सकता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि वी नो दैट वो फिलिप्स कर्व शॉर्ट टर्म वाला कि आपको उस ब्रैकेट में चाहिए, थोड़े कम रेंज में चाहिए, तभी वो ग्रोथ को शॉर्ट टर्म में बूस्ट कर पाएगा। चलिए, देन राइट अबाउट यूआर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन रीसेंट ईयर्स, अगेन 4 मार्कर है तो ये सीधा डेटा वाला ही है, तो इसमें आप कोट कर सकते हो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा, एंड ऊपर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ही डिफाइन कर सकते हो, उसका इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज इंक्रीजिंग ट्रेंड इन LFPR फॉर पर्संस एजेड 15 एंड अबव, प्लस रूरल एंड अर्बन का लिख सकते हो, एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, सो दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड उसके सपोर्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चे, चलो देन फर्दर थर्ड अगेन 4 मार्कर है, व्हाट इज SGB फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड हु इज द इशूअर। तो हमें पता है कि पहली बात तो ये है क्या कि सॉवरेन है तो मतलब सरकार है इसमें गारंटर, एंड गोल्ड बॉन्ड है तो मतलब क्या है, ये एक तरीके से इट इज अकिन टू योर फिजिकल गोल्ड ऑल्दो इन अ पेपर फॉर्मेट। सो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट द नीड फॉर फिजिकल ओनरशिप, है ना, कि लोग इन्वेस्ट भी कर पाए एंड हमारे इंपोर्ट कॉस्ट भी ना बढ़े विदाउट हैविंग टू इंपोर्ट दैट मच अमाउंट ऑफ गोल्ड।
सो जो ये when investors buy them they need to pay the government the specified price and bonds represent a certain amount of gold. जैसे हो सकता है मान लो let's suppose 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, है ना। फिर जब मेच्योरिटी होगी तो सरकार इक्वलेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड जो है वो वापस कर देगी ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट एट द टाइम। सो इट इज लाइक जस्ट बाइंग अ गोल्ड पीस, कि आपने गोल्ड का एक पीस खरीद लिया, उसका बिस्किट या बार खरीद लिया। बट ये सिर्फ पेपर फॉर्म में है, बॉन्ड फॉर्म में है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में है, एंड नॉट एक्चुअल या फिजिकल गोल्ड, बट यू रिसीव द इक्वलेंट वैल्यू इन कैश व्हेन द इन्वेस्टमेंट मैच्योर्स। तो इशूअर कौन है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे। ऑब्वियसली मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैनेज कौन करता है? ये सारे आरबीआई करता है एज पर दी आरबीआई एक्ट। चलिए, देन फर्दर हाउ हैज प्रोटेक्शनिज्म अफेक्टेड द वर्ल्ड ट्रेड? अभी ये सिंपल अगेन 4 मार्कर है। तो प्रोटेक्शनिज्म ट्रेड के अंदर क्या रेफर करता है? टू गवर्नमेंट पॉलिसीज मेजर्स जो डिजाइन किए जाते हैं टू शील्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, के वो सर्वाइव कर सकें, compete कर पाएं अपने राइवल्स के साथ जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उनको फेस करने को मिल रहा है। सो आप क्या बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म में क्या क्या हुआ है? ये सारे जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, ऊपर वाला पार्ट 4 मार्कर है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बट ये सिर्फ इट इज ओनली फॉर रेफरेंस पार्ट। ठीक है। देन इफेक्ट में क्या आ जाएगा कि कुड मेक ट्रेड लेस रेजिलियंट, मोर अनइक्वल एंड मोर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, के बाकी कंट्रीज भी फिर काउंटर मेजर्स उसमें लगाने शुरू कर देते हैं। पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है एज सच के इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन इम्पेक्टेड बाय दीज मेजर्स। कितना इम्पैक्ट हुआ है, राइट? सो फॉर एग्जांपल व्हेन मेजर्ड इन यूएस dollars, global trade growth slowed after global financial crisis and declined sharply at the onset of pandemic in 2020, but उसके बाद it has rebounded। ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर ये हमने पिछले साल के कंटेक्स्ट में आंसर किया है इसको, राइट? पिछले साल तक जब तक आपके पास कोई ऐसे हाइटेंड टैरिफ टेंशंस जो है दुनिया में ट्रंप के आने से पहले नहीं थी, राइट? तो अच्छा, एक बात यह है कि ये भी 4 मार्क का था तो इतना स्कोप नहीं होगा, आपको इसको थोड़ा और क्रिस्प करना पड़ेगा। हमने डेटा यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिख के आपको जस्ट समझाने की कोशिश की है, राइट? सो टैरिफ हैज नॉट स्टॉप्ड अदर कंट्रीज। अच्छा, इसमें क्या बात आ जाएगी कि ग्लोबल ट्रेड एज अ पर्सन ऑफ जीडीपी जो है डेफिनेटली इट विल डिक्रीज अ लिटिल, है ना, इन्फ्लुएंस बाय चाइनाज ड्यूअल सर्कुलेशन अप्रोच एंड अ सिमिलर ट्रेंड इन इंडिया, जिसके साथ क्या होता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन अलॉन्गसाइड ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मोर ऑफ यू कैन से रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो क्या करेंगे, डैम्पन करेंगे फ्री ट्रेड को अक्रॉस द वर्ल्ड। सो टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय चाइना, ये यूएस है, इसमें से यूएस गायब हो गया, did not diminish the overall trade, however they impacted the trade between the two nations। ठीक है, ये तब तक के कंटेक्स्ट की बात है, आज के कंटेक्स्ट में आंसर इसका थोड़ा डिफरेंट बनेगा। However, tariff war has not stopped other countries such as members of AU, ASEAN, है ना, and comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership from pursuing regional or plurilateral अग्रीमेंट्स। आज की डेट में इसका अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको प्लूरिलैटरल की जगह ज़्यादा बोलूँगा। नाउ मोर ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन टूवर्ड्स बायलैटरल अग्रीमेंट्स। ठीक है, चलिए। सो देयर इज वाइड स्प्रेड कंसेंसस क्या कि भाई ऑन बोथ ओवरऑल नेट बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड ओपननेस एंड नीड टू कुशन द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर येट टू बी सीन। ठीक है, कि आप 6 महीने में नहीं बता सकते लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या है। चलिए, देन डिस्कस लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया। अब ये डेटा ड्रिवन क्वेश्चन ही है एज सच, है ना, तो इसमें आपके पास मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो डेटा पॉइंट्स को। तो इसमें आप एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, वन एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ऑक्सफैम का रिपोर्ट, देन आपका गिनी कोएफिशिएंट, जैसे अभी हमने रिसेंटली गिनी कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन में क्या देखा, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया दैट वी बिकेम द 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स अगर मान लो आपसे पूछता है तो आपको इन सब ट्रेंड्स को कोट करना पड़ेगा। गिनी कंजम्पशन वाला भी कर सकते हो, साथ साथ गिनी जो है आपका इनकम वाला एंड वेल्थ, जो आपके ट्रेंड्स हो जाएंगे लेटेस्ट। ठीक है। फर्दर एनएसओ का, नेशनल सैम्पे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज, इसको भी आप पब्लिश कर सकते हो। ये इसका अभी डेटा ये इन्होंने गिनी के साथ गिनी कंजम्पशन में दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए। सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, एंड ये 8 मार्कर था यहाँ पे। अब दिस वाज द प्रीवियस 8 मार्कर। ठीक है।
नेक्स्ट, व्हाट इज हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट HPCDP, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, 8 मार्क्स। ओके ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड वाली ये आई होप क्लियर है कि अगर आज ये अभी पूछा जाएगा तो लेटेस्ट ट्रेंड हमने ये ऑलरेडी आप लोगों को जो है डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए, सो दिस इज बेसिकली HPCDP के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा है, तो इसका आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सस्टेनेबल बेसिस पे इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ HP। कैसे? बाय डेवलपमेंट एंड रिहैब ऑफ माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड एक्सेस टू फार्म रोड्स, प्लस मार्केटिंग प्रमोशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, कंट्रीब्यूटिंग टू इंप्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो इसमें आप जीका का फेज 1 एंड जीका फेज 2 ये मेंशन करोगे, विच विल एड्रेस दिस पर्टिकुलर पार्ट के क्या क्या इसके जो ये ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, क्या कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो टू प्रमोट सस्टेनेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये हमने देख लिया, 321 करोड़ सैंक्शन किए गए थे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, फेज 1 के अंदर, एंड सिमिलरली फेज 2 के अंदर। ठीक है, बाकी आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये रोट लर्निंग वाला ही है ज़्यादा, कि आपको ये पता होने चाहिए थे। चलिए, देन एक्सप्लेन द स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। सो दैट इज unemployed youth scheme aiming at providing allowance to educated unemployed Himachali youth, skill upgradation and to take up employment or self employment। ठीक है, सो बॉडी पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, एक्सप्लेन द स्कीम। सो इसके आपके सारे के सारे जो फीचर्स हैं स्कीम के, ये फीचर्स हमारे इसमें आ जाएंगे। सो फाइनेंशियल सपोर्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन उसका, अलाउंस की यूटिलाइजेशन, देन प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वाइडेंड एलिजिबिलिटी जहाँ पे 16 to 36 एंड 8th पास और 8th क्लास को क्राइटेरिया बना दिया गया था, एंड एन इंक्लूसिव अप्रोच, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स वाला पार्ट इसके अंदर यू विल हैव टू मेंशन। ऑलराइट, सो कंक्लूजन में कि दिस scheme emerges as a proactive initiative aiming to empower unemployed youth through skill enhancement, and overall it reflects a commitment to inclusive growth, equipping the youth with the tools needed for a dynamic and competitive job market। ठीक है बच्चे, चलिए, then discuss the significant achievements in the field of industrialization in HP। अब ये again this is हिमाचल specific question। तो बता सकते हो कि एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन के अंदर स्ट्राइड्स तो लिए हैं हमने इम्प्रूव करने में, इसमें ओवरऑल ओवर द ईयर्स फोकसिंग ऑन डाइवर्स सेक्टर्स, येट this has not only contributed to economic development, also created employment opportunities and enhanced overall quality of life for the residents of the state। that can be the opening part। फिर आएगा मेजरली इसने पूछा था significant achievements। So that can be promotion of MSMEs, nearly 80,000 enterprises registered on Udyam portal, जो अब नंबर बढ़ गया of course। Hydropower sector, pharmaceutical, जहाँ पे HP contributes more than 35% of pharma demand in India, plus agro based industries जो fruit bowl बोलते हैं, है ना, ranking, presence of world leading food processing players in the state, जिसमें आप अलग अलग examples दे सकते हो, प्लस टूरिज्म एंड टूरिज्म लिंक्ड इंडस्ट्रीज जिसमें वी आर थ्राइविंग, है ना। सो ये हेली टैक्सी सर्विसेज, स्की रिजॉर्ट्स, ये सारा आप इसके अंदर लिख सकते हो। देन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नवधारणा स्कीम फॉर डिजेबल्ड पीपल। सो दीज ऑल कैन बी मेंशन्ड हियर एज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन HP। चलो ठीक है, सो इन कंक्लूजन they underscore these achievements जो हैं, they underscore our commitment to economic diversification and a sustainability angle in growth, plus successful promotion of micro small medium enterprises। इसमें आप MSMEs वाला जो मैं ऊपर डेटा बोल रहा था कि मेजॉरिटी जो हैं more than 95% are the micro enterprises, है ना, उसको भी कोट कर सकते हो। एम्फेसाइजिंग ऑन हाइड्रोपावर, ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल, एग्रो बेस्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म लिंक्ड इंडस्ट्रीज। कलेक्टिवली क्या दिखाता है कि वी हैव अ डायनामिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। सो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी ऑन हाइड्रो पावर डेवलपमेंट विच वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998।
सो इसमें अब थोड़ा डेटा आपको साथ में डालना पड़ेगा कि इट इज़ रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी अराउंड 26% जो है पोटेंशियल हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड इन इंडिया एंड फिफ्थ ग्लोबली फॉर इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी। अगेन बेयर इन माइंड ये उस साल के अकॉर्डिंगली आंसर्स फ्रेम्ड किए गए हैं, ठीक है। सो इंडिया इंस्टॉल्ड यूटिलिटी scale hydroelectric capacity is at 47,000 megawatt or 12% of its total utility power generation capacity. Then coming to this objectives part जो ये यहाँ पे इसने पूछा था कि that is to prevent a decline in hydro share, undertake measures for exploitation of vast hydroelectric potential in the country, especially in north and northeastern regions. So ensuring targeted capacity addition, exploitation of vast hydroelectric potential at a better pace, promoting very important, this is very important actually, छोटे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं ताकि उतना वो सस्टेनेबिलिटी में ज़्यादा बेटर हों, एंड स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ PSUs एंड SEBs फॉर टेकिंग अप न्यू हाइडल प्रोजेक्ट्स एंड इंक्रीजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं जो लिस्टेड आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। Then further let's conclude it. So our total power potential is estimated at 148 megawatt, 148,700 megawatt at 60% load factor. And this potential जो mainly located है कहाँ पे, northern and northeastern states में। Arunachal has the largest unexploited hydropower potential followed by Uttarakhand with 12 gigawatt. And we also need to up our initiatives so as to further leverage the hydropower potential of the state. तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में, लिंकिंग इट विद व्हाट द एंटायर कंट्री होल्ड्स, HP को साथ में लिंक करके उस पॉइंट को भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए देन एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अब ये देखो उसी वक्त उसी साल रोल आउट हुई थी हाल फिलहाल में, तो इसके ऊपर सवाल बन गया, एंड डिस्कस हाउ इट विल हेल्प इन अटेनिंग ट्रेड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। एंड ये बड़ा सवाल था आपका, तब तक 20 नंबर के सवाल पूछे जाते थे, सो इट वॉज अ 20 मार्कर। ठीक है जी, सो आप इसको स्टार्टिंग में इसके बारे में ब्रीफली बताओगे कि एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या करती है, स्ट्रैटेजीज बताती है, हमारी रेगुलेटरी कंसर्न्स बताती है कि क्या है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, राइट। तो वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएंगे। प्लस बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ FTP 2023 वी हैड 2015 वाला FTP जो 5 साल के लिए रोल आउट किया गया था, बट कोविड की वजह से इसको 2000 ये आ गया 31 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। ठीक है जी, देन यू विल कम टू द FTP 2023 एंड उसका मेन फीचर्स। सो 4 पिलर्स इसके, जैसे हम अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में और क्लास में डिस्कस करते हैं कि इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैब, EODB एंड इमर्जिंग एरियाज, है ना। तो पूरा ये आपका ये, इसमें ये याद होना ज़रूरी था, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दिस पार्ट, किस कॉमेट वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, राइट। ओके, देन फर्दर प्रिंसिपल ऑफ FTP, ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स, जहाँ पे गोल रखा हमने $2 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट को लेके जाने का बाय 2030, इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। क्योंकि अब अगर हम अभी भी देखते हैं तो ट्रेंड हमारा BOT में क्या चल रहा होता है कि इट इज़ इन माइनस, इट इज़ इन डेफिसिट, राइट। देन फर्दर प्रमोटिंग आवर ओन करेंसी, इंटरनेशनलाइज किया जाए रूपी के यूजेज को, राइट। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर कोई भी सनसेट क्लॉज नहीं डाला गया, नो एंड डेट, एंड इट विल बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है जी, फिर फर्दर आप बूस्टिंग ट्रेड वाले इनिशिएटिव्स डाल सकते हो, दैट इज प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। मेजर पॉइंट्स में बता रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंटली टीज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, TEE स्कीम, स्टेटस होल्डर स्कीम, राइट, जहाँ पे बोला गया कि स्ट्रीमलाइनिंग द पॉपुलर एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन गारंटी स्कीम, EPCG स्कीम, एंड एनेबलिंग मर्चेंटिंग एंड ट्रेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो ये सारा आ गया। देन ये आपका टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस आ गया, जिसमें 4 न्यू टाउन्स वर एडेड, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, जो ओवरऑल 39 के अंदर ऐड, या कह लो 39 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग TEEs थे, उसमें नए एडिशन जो हैं वो किए गए। सो दे हैव प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड्स। ठीक है बच्चे, फिर रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स वाला पॉइंट आ जाएगा कि स्टेटस जो है
रिकग्नाइज्ड का वो DPIIT जो देता है जिससे फ़ायदा मिलता है उनको उनको इंसेंटिव जो हैं वो प्रायोरिटाइज्ड बेसिस पे दिए जाते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर टू ईच वन टीच वन इनिशिएटिव, 2-star and above status holders would be encouraged to provide trade related training based on a model curriculum to interested individuals. देन फर्दर डिस्ट्रिक्ट तक जाके आइडेंटिफाई करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, है ना, एंड एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट जो उस जिले से आ सकते हैं. फर्दर स्ट्रीमलाइनिंग कॉमेट पॉलिसी ऊपर बता दिया था. देन फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अलग अलग एस्टिमेट्स ये दिखाते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 200 से 300 बिलियन डॉलर्स का है जो अचीव किया जा सकता है बाय 2030. तो ये पुश कर रहा है हमें फॉर एस्टैब्लिशिंग ई कॉमर्स हब्स एज पेमेंट रिकंसिलिएशन, बुक कीपिंग, रिटर्न्स पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट्स. ठीक है. सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला गया FTP 2023 के अंदर के कोरियर हैज़ बीन रेज फ्रॉम 5 लाख टू रुपीज़ 10 लाख इन FTP 2023. लास्टली फैसिलिटेशन अंडर EPCG, इसको एक्सटेंड किया गया, विल बी फर्दर रैशनलाइज्ड. एंड एमनेस्टी स्कीम के चलो ठीक है, पिछला जो हुआ, लेट्स नाउ get that resolved. So online portal for a 6-month window will be available to exporters to avail the scheme and it will cover all the pending cases के dispute से resolve करके निकलते हैं बाहर. ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके मेजर इसके पॉइंट्स. सो कंक्लूजन में ये लिखोगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाया गया, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, प्रमोटिंग EODB, एम्ब्रेसिंग इमर्जिंग एरियाज, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स अ कमिटमेंट टू partnership, technology driven facilitation and a robust framework for sustainable export growth. ठीक है जी, चलिए. ओके, सो नेक्स्ट 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं लास्ट, उसके बाद सेशन एंड करेंगे. कि 4 रीजंस पूछे गए सवाल के द्वारा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसेप्ट को भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना. तो क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम? के कंडीशन नहीं होगी कोई भी, विदाउट एनी कंडीशंस एवरीबडी विल बी गिवन अ गारंटीड अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी. एंड आपको जो है एक कह लो कि जिस तरह से सैलरी होती है यहाँ पे ये अनकंडीशनल होगी, राइट, टू एलिविएट पॉवर्टी एंड रिप्लेस अदर नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स. तो क्या क्या रीजंस दिए जा सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा, लोग जो है डिमांड बढ़ाएंगे, है ना, स्पेंडिंग बढ़ेगी, ड्राइव करेगी ग्रोथ को. पॉवर्टी रिडक्शन, इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी शॉक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव effectiveness, right? So this will reduce the administrative burden on state and have a diminishing effect on corruption. क्या कि भाई 4 reasons to start it, है ना. बट इसके डीमेरिट्स भी हैं, हालांकि सवाल ने नहीं पूछा, लेकिन इट कैन प्रमोट और इट कैन डिसइंसेंटिवाइज मेरिट, कि ये लोगों के अंदर हो सकता है एक लथार्जिक एटीट्यूड ले आए कि ठीक है सरकार की तरफ से UBI तो मिल ही रहा है, वाई डू वी नीड टू फर्दर पुश आवरसेल्व्स कि हम काम क्यों ही करें फिर. चलो ठीक है, सो ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, सॉरी. देन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के ऊपर सवाल आया. ऑब्जेक्टिव्स ये भी सिंपल है बेसिकली कि इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेप्थ, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. तो नाउ इट्स सिंस 4 मार्कर, तो इसको हमने सिंपली ही अटेम्प्ट किया है, स्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा उसमें इशू नहीं होता है. देन फिर ये सवाल आया कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. इस पे चांसेस देखो, चांसेस आर हाई कि ऐसे ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशंस एंड अभी पूरा फर्दर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम करना, सो दैट मेक्स सेंस, राइट. सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है क्या कि कितने ईजीली या कितने फ्रीली आप अलाउ करते हो कन्वर्जन ऑफ रूपी एंड अदर फॉरेन करेंसीज, कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट्स एंड फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा. ठीक है बच्चे, चलो. सो अब यहाँ पे क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो बात आ जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल अकाउंट. फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया कि इन्वेस्टमेंट्स हो गया या लोन्स हो गया, मतलब FDI, FPI या फिर बोरोइंग्स. ठीक है, तो उसने पूछा गया था कि व्हाट इज दिस, एंड साथ में हमने ये बेनिफिट्स वाला पार्ट भी लिख दिया कि इट कैन हेल्प इंडिया टू फर्दर इट्स गोल ऑफ ट्रेडिंग इन रूपी. मतलब जो हम बोल रहे हैं कि रूपी को फर्दर यूज़ किया जाए या इंटरनेशनलाइज किया जाए, ट्रेड में फर्दर इसको यूज़ किया जाए. एक्सेस बढ़ाएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करेगा, कंपेटिटिवनेस बढ़ाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के लिए इजी कर देगा काम,
एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। सो एज ऑफ नाउ अगर ये साथ में एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट के आज की डेट तक भी डिस्पाइट के 2 दफ़ा एस तारापुर, ये नीचे लिख रखा है एस तारापुर 1997 एंड 2006। ठीक है कि 2 साल में ये कॉमन बात जो है, कॉमन कह लो कि सजेशन इन द सेंस के आप इंडिया शुड ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स मोर ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोल के, बट स्टिल वी हैव टेकन इट कॉशियसली। ठीक है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग डेटा भी इंक्लूड किया गया है एंड आपको इसमें जो है फर्दर हैंडआउट के अंदर प्री कंडीशंस वाला पार्ट भी मिल जाएगा कि साथ में ये कुछ प्री कंडीशंस भी बता के गए थे। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट 4 मार्कर था AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट वाज अंडर द उरुग्वे राउंड, जहाँ पे हमने देखा कि इसके बाद तो WTO बन गया था खैर, एंड फॉर्मली रेटिफाइड इन 1994 एट माराकेश मोरक्को। इट केम इनटू इफेक्ट इन 1995। ठीक है कि जहाँ पे ये WTO ट्रीटी हमने नेगोशिएट किया। तो इसमें 3 पिलर्स थे AOA के अंदर। एक तो मार्केट एक्सेस, टैरिफ रिडक्शन, टैरिफिकेशन, टैरिफ रिडक्शन एंड एक्सेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है कि बेसिकली किस लिए किया गया था कि भाई जो है डेवलपिंग कंट्री जो है उनको नुकसान ना हो, उनके इंटरेस्ट को भी कैटर किया जा सके। सो इट implies all non-tariff barriers to be abolished and converted to tariffs. NTBs include variable levels, minimum support price, quota, etc. etc. ये सारा कुछ। Developing countries will obligated to reduce tariffs by 24% in 10 years and access opportunities। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझ के चलो आपके मोटा मोटा जो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का जो चलता है टसल है ना, अब तो खैर WTO काम ही ढंग से नहीं कर पा रहा है, बट दिस वाज आल्सो ऑन दैट पेडेस्टल यू कैन से, जहाँ पे थोड़ा सा डेवलपिंग वालों को कॉम्प्रोमाइज इन अ सेंस करना पड़ा था। सो दिस पिलर इंक्लूड्स इंप्रूविंग एक्सेस टू मार्केट्स बाय रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। जैसे कि इसमें डोमेस्टिक सपोर्ट क्या के कंसर्न्स के पॉलिसी सपोर्ट and subsidies given by countries to enhance domestic production. WTO classified agricultural subsidies and policies into different boxes: green, amber and amber box. इसके अंदर green box, blue box and amber box. Plus export subsidies, provisions related to member countries commitments to reduce export subsidies. Developed countries को mandate किया गया इसको reduce करने के लिए, and developing countries need to reduce export subsidies volume by 14%. ठीक है। तो नाउ अगेन सिंस इट वाज अ 4 मार्कर, इसमें हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी है आपकी कवरेज के हिसाब से, बट बिल्कुल क्रिस्प में इसको आप सिर्फ इतना वॉट वाले पार्ट को जस्टिफाई करके कर सकते थे। चलो अब तो खैर 4 मार्कर नहीं पूछते हैं, तो ऐसा सवाल अब डायरेक्टली इतना नहीं आएगा छोटा। ठीक है। नेक्स्ट अगेन वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन कमर्शियल बैंक्स इन दी करंट सिनारियो। तो अगेन इसमें आप लिख सकते हैं बैंकिंग को लेकर एक इंट्रोडक्शन, प्लस चैलेंजेस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट्स, रिटेल एक्सपोजर्स, अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर, ये वाला। फिर इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड लेंडिंग एंड गवर्नेंस चैलेंजेस, स्पेशली जो देखने को मिलते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, PSBs के अंदर। फर्दर SME चैलेंजेस ऑन रीग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग लायबिलिटीज लैंडस्केप, लो कैपिटल एडिक्वेसी, विलफुल डिफॉल्ट्स, डिफॉल्टर्स जो अभी तो थोड़ा वैसे फिर भी 13-14 ईयर लो पे चल रहा है, राइट। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रॉड्स एंड लैक ऑफ बैंकिंग फॉर अंडर सर्व्ड एंड रूरल पॉपुलेशन। इसमें वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी लिख सकते हैं कि जिसको हम देख रहे हैं कि हम अपने बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रक्चर को ग्रेजुअली जो है उसको शिफ्ट कर रहे हैं इन रिकमेंडेशन विद द PGNI कमेटी, जहाँ पे मैं देखने को मिलता है कि कुछ जो है 3-4 टॉप लेवल के बैंक हो जिनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस हो, फिर कुछ नेशनल लेवल के, एंड लार्ज नंबर ऑफ नीश बैंक्स एट द लोवेस्ट लेवल, राइट। चलिए देन ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आया है कि डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट, इट बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। सिंपल है, मतलब इट इज़ बेसिकली रोट लर्निंग वाला पार्ट है, तो उसके आप ऊपर स्टैटिस्टिकल एक बिल्ड कर सकते हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हो, जो कंसेप्ट बता देगा। देन आपके बेनिफिट्स आ जाएंगे, है ना, कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, लो कॉस्ट ऑप्शन है, स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स इन रेन फेड एरियाज। सो दैट कैन बी द बेनिफिट्स पार्ट। फ्लो चार्ट में बता दिया हमने यहाँ पे, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इनएक्सपेंसिव, हेल्दियर, जनरेट्स इनकम एंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिमिटेशंस वाला पार्ट है, आउटपुट्स कम है, प्राइजेस इसलिए थोड़ा वेरी करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, ऊपर आएंगे, अवेयरनेस कम है, एंड शॉर्टर शेल्फ लाइफ।
तो ये सारा आपका बॉडी पार्ट एड्रेस हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, देन गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ MIDH मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सिंपल सवाल है। तो नोडल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर, फंडिंग पैटर्न अंडर MIDH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% एंड रेस्ट बाय द स्टेट, सो 40% शेयर बाय द स्टेट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स। सो इन केस यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिली स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर HP की बात करेंगे तो 60% की जगह 90% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ठीक है बच्चे। चलिए, फिर ये सब स्कीम्स आप बता दोगे इसके अंदर कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, जिसमें मेडीजिप हिमा नागालैंड 2006-7 का जिसको स्टार्ट किया गया था। सो दैट विल बी द एंटायर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH स्कीम। ओवरव्यू पूछा है तो सिंपली सारे पार्ट्स हमने इसमें लिस्ट आउट कर दिए, ठीक है। देन IRDP पे सवाल है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, नॉट IRDP सॉरी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। अब ये आ गया स्पेसिफिक टू HP। ये थोड़ा सा आपका डिमांड करता है अटेंशन कि आपके पास स्कीम्स होने चाहिए। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो नाबार्ड को लेके हो सकता है कि 1982 में बनाया गया एज अ कम्प्लीटली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। पिविटल रहा है फाइनेंस में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इरीगेशन, इंफ्रा, SHG स्किल एंड अब तो खैर एंटरप्रेन्योरशिप एंड वो सारा कुछ भी ऐड कर लिया इसके अंदर। सो इनिशिएटिव्स में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव ब्रोकन इट इनटू 2-3 पार्ट्स, ठीक है। कि इनिशिएटिव्स जो हैं, कीपिंग इन व्यू द स्टेट गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेजर क्रिटिकल एरियाज, जैसे FPOs वाला पार्ट आ जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप ये डेटा कोड कर सकते हो जो यहाँ मेंशन करा हुआ आपको दिख रहा होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट्स, के इसके बाद मार्केट के बारे में बात कर सकते हैं, एंड एग्रीकल्चर या एग्रो फूड प्रोसेसिंग के फूड पार्क्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, एस्टेट्स एट्सेट्रा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन बात कर रहा हूँ कि देखो इसमें ये साइट्स, कितना पैसा एलोकेट हुआ है, कितने इंडस्ट्रियल एरियाज सेटअप हुए हैं, अगेन मनी, 17 प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के, आपको इसको डेटा के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है। ये देखो ऊपर यहाँ पे, दीज इनिशिएटिव्स टेकन बाय नाबार्ड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, सो दैट विल बी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फर्दर कंक्लूड करेंगे तो नाबार्ड का इंटीग्रेटेड rural development initiatives in HP have transformed rural economy by linking credit, infra, capacity building and sustainable resource use, but still certain challenges are there. Scaling up of FPOs, ensuring market linkages, addressing migration. So with continued investment, climate resilient agri, rural enterprises and digital systems, NABARD can further accelerate inclusive and sustainable rural development in the state. ठीक है जी, चलिए। देन डिस्कस द मेजर्स टेकन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो अगेन सिंपल है, आप इसमें जो बॉडी में बता देता हूँ मेन जो पॉइंट्स आएंगे, TPDS आ जाएगा सब्सिडाइज रेट पे, फूड सिक्योरिटी इन ट्राइबल एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, केरोसिन, LPG इन ट्राइबल एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, एंड इसका डेटा आ जाएगा, प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर साल के हिसाब से हमने बता दिया कि कौन कौन से जो मेजर्स हैं वो लिए गए, राइट, ठीक है। आज अगर मान लो 2025 में ये सवाल आता है तो वी हैव हैड द एंटायर डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे जो आपको दिया गया, उसमें से आप यूज करके डेटा कोट कर सकते हैं इसमें। चलिए, देन एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश। अब ये वापस ये वैसा ही क्वेश्चन है ना, तो इसमें आई थिंक लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, हम ऊपर एक सिमिलर सवाल इंडस्ट्री के ऊपर देख के आए हैं। तो ये देखो इसमें बात वही है कि फिर ये डेटा ड्रिवन है एंड ये उस करंट कंटेक्स्ट के डेटा के साथ जस्टिफाइड है। आज जो है वो आपको अभी जो लेटेस्ट हमने डेटा शीट्स प्रोवाइड किए हैं उसके हिसाब से अगर आप ये सवाल आएगा तो उसको आप डेटा के साथ जस्टिफाई करके लिखेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स में क्या लिखना बता देता हूँ कि GVA में कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर उसका एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है तो वो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, CAGR आ जाएगा उसका कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना रहा है उसका,
राइट, तो वो सारा डेटा जो है वो आज की डेट में यूज़ करना पड़ेगा जस्टिफाई करने के लिए अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक हो जाएगा डेटा वाला पार्ट। राइट, फर्दर अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक वाले पॉइंट के थ्रू जाएं तो हमने यहाँ देखने को मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट इज फोकस ऑन इंक्रीजिंग दिस प्रोडक्टिविटी बिसाइड्स डाइवर्सिफिकेशन थ्रू हाई वैल्यू क्रॉप्स, है ना। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट, ठीक है, इसको छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर का नाम चाहे नहीं लेंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में अटल टनल एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हम साथ में एग्जांपल्स दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इनेबलिंग फैक्टर, राइट, तो दैट ऑल्सो वुड बी काउंटेड एज एन अचीवमेंट। ठीक है जी। तो सिमिलरली आप इसको जो है वैसे ही इंक्लूड कर देंगे कि ऑल्दो विद सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग यू कैन से द वर्ल्ड बैंक एंड वाई टू फॉरगेट योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट्स, however there are still challenges and we can further improve providing opportunities in employment, expanding industries like transportation, finance and increased labor specialization। ठीक है बच्चे, चलिए देन फर्दर डिस्कस द न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड इन इंडियन इकोनॉमी। तो अब ये स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया एट 75 का जो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट आया था उसके साथ सिंक्ड है, जिसमें मेजरली क्या आप स्टार्ट इंट्रोडक्शन तो इसी को यूज़ करके बिल्ड करोगे। फिर इस डॉक्यूमेंट ने बेसिकली जो बात की थी कि इट आइडेंटिफाइड 4 सेक्शंस, ड्राइवर्स, इंफ्रा, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस टू फर्दर बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन वाइज उसके अकॉर्डिंगली हमने लिस्ट कर रखा है एंड मेजरली इसने पूछा है डिस्कस करने के लिए, तो आप ये सारे पैरामीटर्स मेंशन करेंगे कि की रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, की रिकमेंडेशंस देखो, इसको यहाँ हमने अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब पार्ट्स के इन द इंफ्रा सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसमें रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फ्रेट ट्रांसपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग, आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स एंड सारी की सारी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना, भारत नेट प्रोग्राम, ये सारा कुछ। सेकंड मेजर पार्ट विल बी रिकमेंडेशन इंक्लूजन सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? क्रिएशन ऑफ फोकल पॉइंट्स, आयुष्मान भारत, अपग्रेड स्कूल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एजुकेशनल रजिस्ट्री, सबका आउटकम को ट्रैक करने के लिए, एंड गिव अ बूस्ट टू अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, एंड लास्टली थर्ड पार्ट वुड बी की रिकमेंडेशंस इन गवर्नेंस सेक्शन, जो लास्ट था कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन SARC की रिकमेंडेशंस फॉर डिजाइनिंग रिफॉर्म्स इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग टेक, ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इकोनॉमी, प्लस हैविंग अ न्यू ऑटोनॉमस बॉडी जैसे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, किस चीज़ के लिए? एक्रेडिट करने के लिए आर्बिट्रेटर्स को, ग्रेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस टू मेक दिस प्रोसेस स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रिवेंट नीड फॉर कोर्ट इंटरवेंशन। मतलब ये समझ लो कि बाहर आउट ऑफ कोर्ट ही डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो जाए, प्लस बैकलॉग क्लियर किया जाए, ये क्योंकि अब गवर्नेंस पार्ट बात कर रहे हैं ना, तो ये सारा आएगा इसके अंदर। शिफ्ट पार्ट ऑफ द वर्कलोड आउट ऑफ द रेगुलर कोर्ट सिस्टम एंड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा, आप देख रहे हो कि ये इसमें हमने बहुत लंबा चौड़ा आंसर बिल्ड किया है। रीज़न ये है कि ये इस साल का जो सवाल था दैट वाज अ 20 मार्कर। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन किया है। चलिए, तो ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप जो है हमने कॉम्प्रिहेंसिवली अप्रोचेस डिस्कस की हैं। देखो यहाँ एम जो है क्वेश्चन का वो इस सेशन का, सॉरी, वो ये नहीं था कि आपको आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। आंसर्स तो हमको ये पीडीएफ इन एनी केस शेयर कर ही देंगे, राइट, दीज पीडीएफ विल बी शेयर टू यू। बट पॉइंट ये है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कैसे पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा मेंशन करने हैं, दैट वाज मोर ऑफ द फोकस फॉर दीज सेशंस। ठीक है, तो यहाँ रुक रहे हैं आज। इसके बाद वाले जो साल बचते हैं हमारे 2020 से पीछे वाले, उनको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सो सी यू ऑन द अदर साइड। अंटिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। जय हिमाचल, जय भारत।